बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि जंतुओं में किस तरह से तंत्रिका तंत्र शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न हार्मोन किस तरह से इनकी वृद्धि को या तो बढ़ा देते हैं या फिर संदमित कर देते हैं। अब इस भाग में हम समझेंगे जंतुओं के अंदर हार्मोन का क्या कार्य होता है, किस तरह से हार्मोन जंतुओं की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे शरीर का अंतःस्रावी तंत्र है, ये एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ में मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यानी कि ये कार्य कौन कर रहा था? पहले तंत्रिका तंत्र कर रहा था, इसके साथ में एक तंत्र और कार्य करता है। कौन सा है? वह अंतःस्रावी तंत्र है। और ये दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब तंत्रिका तंत्र पहले से ही यह कार्य कर रहा है तो फिर अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता? क्योंकि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएं नहीं कर पाता है, यानी कि लंबी अवधि के लिए यह कार्य नहीं कर पाता है। तो हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पड़ी जो क्या कर पाए? दीर्घ अवधि के लिए शरीर की कोशिकाओं का नियमन कर पाए। तो यह कार्य कौन करता है? यह कार्य करता है हमारे शरीर का अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि को नियमित करते हैं। तो देखिए, जो अंतःस्रावी तंत्र है हमारा, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। और ये जो ग्रंथियां होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, इसलिए क्या करती है? ये अपने उत्पाद को सीधे ही रुधिर धारा में स्रावित कर देती है। क्या होता है इनका उत्पाद? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनसे जो उत्पाद स्रावित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये हार्मोन कहलाते हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। पहला कार्य कौन कर रहा है? इसका तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तंत्रिका तंत्र भी क्या करता है? हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं ये भी क्या करेंगे? हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो है अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती है। देखिए कौन कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इसके अलावा थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है जो क्या करती है? पाचन के अंदर सहायता करती है। अग्नाशय ग्रंथि से जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है? हमारे जो रुधिर है उसके अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है? जो हमारा वृक्क है उसके ऊपर स्थित होती है। इसके अलावा नर के अंदर जो है वृषण ग्रंथि पाई जाती है और जो मादा है इसमें अंडाशय पाया जाता है। तो जो वृषण है वो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है और जो अंडाशय है ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव करता है। तो ये जो ग्रंथियां हैं ये हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर स्थित होती है और इनसे अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। अब एक एक करके हम इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्यों के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये सीधे क्या होता है? रुधिर में स्रावित होता है। अभी हमने समझा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। तो ये जो भी हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होंगे सीधे ये रुधिर धारा में स्रावित कर दिए जाते हैं और फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये हृदय और लक्ष्य अंगों यानी कि विशिष्ट ऊतकों तक ये पहुंच जाता है और उसके बाद में ये अपना कार्य वहां पर करता है। जैसे कि देखिए क्या होगा? हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये किससे स्रावित हो रहा है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है ये क्या कहलाती है? ये जो है एक आपातकाल ग्रंथि कहलाती है। यानी कि इससे जब हार्मोन स्रावित हो रहे हैं कब होंगे? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उस समय ये ग्रंथि जो है एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो हमारा हृदय है उसकी धड़कन बढ़ जाती है ताकि क्या हो? हमारी पेशियों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए। क्योंकि यदि हमें डरे हुए हैं तो क्या होंगे? हम तेजी से सांस लेंगे और इसीलिए हमारी कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा क्या होता है? पाचन तंत्र और त्वचा में जो रुधिर की आपूर्ति है वो कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की जो छोटी धमनियां हैं उनके आसपास की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होगा? जो रुधिर की दिशा है वो कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है
और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, डायफ्राम और पसलियों की पेशी जो है उसका संकुचन होता है, जिससे श्वसन दर भी हमारी बढ़ जाती है। तो ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हमें उस संकटकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये जो सभी अनुक्रियाएं हैं ये क्या करेगी, हमें विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये परिवर्तन होते हैं कब होंगे, जब एड्रिनल ग्रंथि क्या करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करेगी, तो हम उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आगे हम बात कर रहे हैं कि पादपों के अंदर जो हार्मोन बनते हैं ये क्या करते हैं, दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है और इसीलिए पौधा जो है वो प्रकाश की ओर गति करने लगता है। तो जंतु शरीर के अंदर भी नियंत्रित स्थानों पर जो है वो वृद्धि होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि पादप क्या करता है, शरीर के विभिन्न स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि तो होती है लेकिन ये वृद्धि पूरी तरह से नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर भी समन्वित वृद्धि को करने में कौन सहायता करता है, हमारे हार्मोन सहायता करते हैं। हार्मोन जो है वो हमारे शरीर की समन्वित वृद्धि करते हैं। तो देखिए आपने सुना होगा कि हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना जरूरी है। हमें कौन से नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर आयोडीन हो। क्यों आवश्यक है ये, क्योंकि जो अवटु ग्रंथि है ये क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है और इसके लिए आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। जब आयोडीन उपस्थित होगा तभी जो थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कर पाएगी। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि जो हो रही है हमारे शरीर की उसके लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। तो इसीलिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके स्रावण के लिए आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। आयोडीन क्या है, इसके लिए अनिवार्य है। और यदि मान लीजिए हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, हम जो है गॉइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। जो गॉइटर रोग है इसके अंदर गर्दन जो होती है वो फूल जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे आहार के अंदर हमें आयोडीन युक्त नमक को शामिल करना है। आगे देखते हैं, कभी कभी देखिए आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या फिर बहुत अधिक लंबे होते हैं, या तो वो बहुत बौने होते हैं या उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। तो ये जो हमारे शरीर की लंबाई हो रही है इसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, वृद्धि हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये जो वृद्धि हार्मोन है ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल के अंदर इस हार्मोन का स्राव कम हो रहा है तो क्या होगा, बौनापन हो जाता है, और यदि इसका स्राव अधिक हो रहा है तो व्यक्ति की लंबाई जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो लिंग हार्मोन है, जैसे कि नर में कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण भी होता है। हमने देखा था कि जो वृषण है उसे कौन से हार्मोन का स्रावण होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और जो अंडाशय है उसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और ये जो हार्मोन है ये हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन का स्रावण उचित मात्रा में हो रहा है तब तो क्या होगा, रुधिर के अंदर शर्करा का जो स्तर है वो बराबर बना रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से इंसुलिन का स्रावण उचित मात्रा में नहीं होता है तो क्या होगा, रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग से ग्रसित हो जाता है। तो अब हार्मोन की कितनी मात्रा का स्रावण होना है और कितने समय में होना है, तो इसका निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। क्योंकि हार्मोन का जो स्रावण है वो हमारे शरीर में परिशुद्ध मात्रा में होना आवश्यक है। तो क्या होती है ये पुनर्भरण क्रियाविधि, उदाहरण के लिए समझते हैं हम कि यदि रुधिर के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ गया है तो अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं वो इस परिवर्तन को संसूचित कर लेती है और क्या करेगी, इसकी प्रति जो है अनुक्रिया करेगी और अधिक इंसुलिन का निर्माण करेगी। शरीर के अंदर अधिक इंसुलिन का स्रावण होगा तो क्या हो जाएगा, जब रुधिर के अंदर शर्करा का स्तर कम हो जाएगा तो इंसुलिन का जो स्रावण है वो अपने आप कम हो जाता है। तो इस तरह से पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा हार्मोन की कितनी मात्रा का स्रावण होना है ये नियंत्रित किया जाता है। चलिए अब हम एक सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है और इस हार्मोन के क्या कार्य हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है और वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, यह शरीर के सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, तो इसे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है।
आगे है अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करेगा, रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। नेक्स्ट है वृषण। तो वृषण से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है और ये नर लैंगिक अंगों के विकास में सहायक होता है। आगे है अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है और ये मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। तो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, आपातकाल ग्रंथि है। क्या करती है, तनाव व संकट से निपटने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। और लास्ट है हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस से मोचक हार्मोन स्रावित होते हैं जो क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का स्रावन होना है, इसका नियंत्रण कौन करता है, मोचक हार्मोन करता है। तो इस तरह से ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये मिलकर हमारे शरीर की वृद्धि और उसके नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें यहाँ पर कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो हमने पढ़ा कि ये जो हार्मोन होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचकर ये कार्य करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम कि जंतुओं के विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। जैसे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करेगा, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। तो ये जो जंतु हार्मोन है ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है और शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। सबसे पहले ये कार्य कौन करता है, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अलावा ये जो हार्मोन होते हैं ये भी हमारे शरीर में रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, तो इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। और यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो हम गाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो देखिए जब एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होगा, कब होता है, ये किसी संकटकालीन परिस्थिति में होता है। तो इसके अंदर अलग अलग परिवर्तन होते हैं। हमारे हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा जो हमारा पाचन तंत्र है और त्वचा है इसमें रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की जो छोटी धमनियां हैं उनके आसपास की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है। इसी तरह डायफ्राम और पसलियों की जो पेशी है वो उनमें संकुचन होता है जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है। तो ये सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं ये हमें उस संकटकालीन परिस्थिति से निपटने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो हमने देखा कि जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उनमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो है वो उचित मात्रा में नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, उनका जो रुधिर है उसमें शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो उन्हें दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, अग्नाशय में होता है। और क्या करता है ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। लेकिन यदि मान लीजिए इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो इसलिए इंसुलिन की आपूर्ति करने हेतु क्या किया जाता है, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ साथ हमारा पार्ट भी यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।